बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 26 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स। पहली बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से दावा सामने आया है कि चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अगला साल नहीं निकालेंगे, अगला बजट नहीं पेश करेंगे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत घर चली जाएगी, ये उनका आखिरी बजट है। सुहेल खान अफरीदी साहब के इस दावे के पीछे क्या उनकी किसी किस्म की इसको पेशन गोई समझना चाहिए या उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं? आज खैबर पख्तूनख्वा की एक शख्सियत को दावत भी मिली थी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने की। इन दोनों मामलात को जोड़कर देखते हैं क्योंकि इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। दूसरी बड़ी खबर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से महमूद खान अचकजई और मौलाना फजल रहमान साहब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस हुकूमत को अब घर भिजवाया जाना चाहिए। ये अपने 5 बजट दे चुकी, अब इसके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। वक्त आ गया है कि मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ाया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब इस हवाले से दबे अल्फाज में पहले जिक्र कर चुके थे। महमूद खान अचकजई साहब ने असम्बली के अंदर ये तकरीर क्यों की और इसके साथ साथ सरदार अयाज सादिक को उन्होंने आड़े हाथों क्यों लिया, क्या इस वक्त पक रहा है मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई के दरमियान, तफसीलात रखते हैं आपके सामने। और फिर आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप से मुलाकात हुई, जहां से ये खबर बाहर निकली। बताया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि इमरान खान साहब को एक मौका ज़रूर मिलेगा, इमरान खान साहब भारी अक्सरियत से वापस आएंगे, इमरान खान साहब पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। डेफिनेटली वो जब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो भी अस्करी शख्सियत होगी वो उन्हें सलूट हरगिज़ ज़रूर करेगी। और इस वक्त सवाल ये उठ रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी की गई है, उस मुद्दत मुलाजमत के जो है वो इस तोसी करने के हवाले से अगर इमरान खान साहब के साथ मामलात बेहतर होते हैं इस्टेब्लिशमेंट में कि तो इस तैनाती का क्या बनेगा, इस हवाले से भी तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। और मामले का आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले सुहेल खान अफरीदी साहब के दावे से। जी हाँ, सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अगला बजट पेश नहीं करने जा रहे। इस वक्त सूरत हाल क्या है, एक तरतीब के साथ ज़रा अगर हम जायज़ा लें तो मैं पहले उन तमाम तर लोगों के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उन तमाम तर सीनियर सहाफ़ियों के नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो बारी बारी इस किस्म का दावा कर चुके। इनमें नजम सेठी साहब शामिल हैं और नजम सेठी साहब, उनका इंतहाई गहरा ताल्लुक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इक़्तिदार के ऐवानों के हवाले से अपनी चिड़िया की मालूमात पर वो यकीन रखते हैं। इसके साथ साथ जनाब नुसरत जावेद साहब भी उसी किस्म का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत अब ज़्यादा लंबा अरसा चलती दिखाई नहीं दे रही। और उन्होंने बुनियाद रखी सुहेल वड़ाइच साहब के उस कालम के ऊपर कि सुहेल वड़ाइच साहब का जो कालम था जिसमें यह कहा गया कि अब इस हुकूमत का कड़ा वक्त, बुरा वक्त जुलाई के आगाज़ से शुरू होने वाला है। फिर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, नुसरत जावेद साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। और अब इस किस्म की खबरें जनाब सामने आ रही हैं कि जंग ग्रुप भी और ख़ास तौर पर हामिद मीर साहब भी दबे अल्फाज में इस किस्म के दावे करते नज़र आ रहे हैं। इन तमाम तर दावों के पीछे आखिरकार वजूहात क्या हैं? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मौजूदा चुंतखब निज़ाम से, इस मौजूदा चुंतखब हुकूमत से जो कुछ हासिल करना था वो हासिल कर लिया। और अब वो जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बहुत जल्द अपने लाए हुए लोगों से भी बोर हो जाया करती है। तो शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बिठाया गया, और जब से उन्हें इस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया उस वक्त से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, बल्कि उनसे कुछ काम लेने थे और वो काम लिए जाने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी होगी पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव के अहम तरीन ओहदे के ऊपर। अब इसी दौरान कुछ और चीज़ें भी पक रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो एक फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका एक आर्टिकल भी ज़ेरे गर्दिश है जिसमें उन्होंने
ایوب خان کے فیلڈ مارشل ایوب خان کے BD ممبران کا جو سسٹم تھا لوکل باڈیز کا، اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا، اور بظاہر یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ موجودہ فیلڈ مارشل کو، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اس فارمولے کے اوپر عمل ہوگا تو پھر کیا آگے چل کر کوئی سیاسی جماعت اپنے کسی وزیر اعظم کو لے کر آ سکے گی؟ آپ کا یہ سوال ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان اگلے وزیر اعظم ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ بات کر رہی ہے، تو پھر آخرکار یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 6 ماہ کا ایک جو ہے وہ پہلے پیریڈ سامنے آیا کہ جناب طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے ایک قومی حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جائے، اس قومی حکومت کے اندر پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہو، اس قومی حکومت کے اندر مسلم لیگ نواز کی نمائندگی ہو، اس قومی حکومت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہو، لیکن جو مرکزی قیادت ہے، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، عمران خان صاحب اور دیگر جو مرکزی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس کے اندر شامل نہ ہو، بلکہ نئے چہرے لائے جائیں، اور وہ نئی حکومت، قومی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اندر اہم ترین تعیناتیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے، جس میں سب سے اہم ترین تعیناتی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، جو اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اس عہدے پہ ہیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اس وقت آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ جناب سپریم کورٹ علیحدہ ہے، آئینی عدالت علیحدہ ہے، ادھر بھی ایک چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بھی ایک چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، پھر اہم ترین عہدہ جناب آرمی چیف صاحب کا، اور اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور پھر 2022 سے معاملہ پہنچا جناب 2025 تک، پھر 2025 سے معاملہ پہنچا جناب کہا جا رہا تھا کہ جناب ایک مدت ملازمت کی توسیع ہوگی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جناب آگے بڑھ گیا، کیونکہ جو توسیع جو مدت کر دی گئی آرمی چیف صاحب کی، وہ 3 سے بڑھ کے 5 سال کر دی گئی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2025 سے جناب اس کا شمار اگر کیا جائے تو یہ 2030 تک جا پہنچے گا یہ عہدہ، لیکن اگر پھر اس کا شمار اگر جناب 2027 سے کیا جائے تو پھر اس کا آگے مزید یہ معاملہ 2031-32 تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے گزشتہ دنوں ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ایک الیکشن ہے، لیکن وہ ایک الیکشن جو ہے وہ 2029 کا ہے، اس وقت تک آپ انتظار کریں، اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیں، اور اس دوران آپ ہم سے ایک ریلیف حاصل کر لیں۔ وہ ریلیف کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ریلیف یہ ہو سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی واپسی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت۔ جی ہاں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو آنے والا فیصلہ ہے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس کیا گیا، الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کے طور پر، انتخابی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کریں، ان کے راستے میں روڑے مت اٹکائیں، وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح الیکشن کے اندر حصہ لیں گے۔ اس فیصلے کو بڑا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو مانا جائے گا۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے، پاکستانی اداروں کی جانب سے، اگر اس دوران عمران خان صاحب کچھ معاملات کے اوپر زیادہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اس معاملے کو مزید اگلی سٹیج تک لٹکایا جا سکتا ہے۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن کا جہاں تک معاملہ ہے، اس حوالے سے پہلے یہ تجاویز پیپلز پارٹی کی جانب سے آئیں کہ اس الیکشن کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے، پھر مسلم لیگ نواز نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اپنے وقت کے اوپر ہونا چاہیے، پھر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی سروے تھے آزاد کشمیر کے الیکشن کے، وہ یہی بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب آگے ہیں، بآسانی سیٹیں نکال سکتے ہیں۔ جو 33 نشستیں جو آزاد کشمیر کی ہیں، 12 اس میں مہاجرین کی ہیں، 33 آزاد کشمیر کے اندر کی ہیں، 45 یہ ڈائریکٹ الیکشن ہے اور باقی پھر مخصوص ہیں۔ ان 33 میں سے 26 نشستوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اکثریت میں ہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت، مرکز کے اندر کن کی حکومت آپ کو پتہ ہے، بلوچستان کے اندر انہی کی حکومت جن کی ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور اس کے بعد اگر آزاد کشمیر میں بن جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، تو مسلم لیگ نواز کے ہاتھ کیا آنے جا رہا ہے، اس کی پریشانی ہے بڑی شدید۔ اور پھر اگلا معاملہ ہے مارچ میں ہونے والے سینٹ کے الیکشن۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایسی حکومت ماضی میں چاہے 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کی ہو،
90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब की हो या हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, जब वो अपने इंतखाबात के बाद और उसी असम्बली के ज़रिए सेनेट के दूसरे इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं जहां उनकी अक्सरियत बन सकती है, तो उनका पत्ता गोल कर दिया जाता है। और यही हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ 77 में, यही हुआ जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ 99 में, यही हुआ इमरान खान साहब के साथ 2022 में। और अब ये कहा जा रहा है कि पहले एक सेनेट इलेक्शन के ज़रिए नून लीग की एक अक्सरियत बनी, अगरचे अभी भी पीपल्स पार्टी के अरकान ज़्यादा हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, फिर नून के हैं, लेकिन अभी अगर इन इलेक्शनों के अंदर, क्योंकि नून लीग की झोली में काफ़ी सारी नशस्तें डाल दी गई हैं, कौमी असम्बली की भी, इसी तरह पंजाब असम्बली की भी, और वो किससे छीन के डाली गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आगे चलकर अगर इसी किस्म की अक्सरियत सेनेट ऑफ पाकिस्तान से नून लीग को मिल जाती है तो फिर नून लीग नए पर पुर्जे निकाल सकती है। इस सारे के सारे जाली मैंडेट के ऊपर इतराते हुए, और हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ऐसे मौके के ऊपर अपने अगले पॉलिटिकल कार्ड्स जो है वो सेट किया करती है। अब इस दौरान चल क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पैगाम रसानियाँ जारी हैं, मिन्नतें तरले कहे जा सकते हैं कि आप हमारे साथ मुस्तकबिल के अंदर चलें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, थोड़े अरसे के लिए इसी असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दीजिए, हम उन्हें जो है वो 5 की बजाय इन असम्बलियों को 4 साल मुद्दत कर देंगे, 2.5 गुजर गए हैं, 1.5 साल के अंदर इलेक्शन मिल जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज इस हवाले से इमरान खान साहब के हवाले से जो डील करना चाहती है वो ये है कि आपको फैसिलिटेट करते हैं, इन असम्बलियों को तोड़ने को भी तैयार हैं, आप मीसाके जमहूरियत के अंदर अपना हिस्सा डालें, आगे मुस्तकबिल में कुछ बातें हमारे साथ तय करें, हम अभी इन असम्बलियों को डिज़ाल्व करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद मुल्क में एक निगरान सेटअप की तरफ जाने को तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के इस सेटअप की बजाय 6, 9 माह, 1 साल का एक ऐसा सेटअप जो कि बराह रास्त अभी भी बिलवास्ता तौर पर यह सेटअप इस्टेब्लिशमेंट ही को जवाबदेह है, इस्टेब्लिशमेंट ही की हुकूमत है, लेकिन मजीद क्योंकि इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर मामलात में चाहती है। और इस हवाले से इमरान खान साहब से चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप की खबरें आ रही हों, उनसे मुलाकात की, चाहे साबिक आर्मी चीफ साहिबान की मुलाकातों की खबरें आ रही हों, आज एक बार फिर इस किस्म की खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि जनाब कुछ तो है जो पक रहा है। फिर आज ये खबर भी आई कि जनाब बैरिस्टर सैफ साहब को इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाया गया, अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से PTI की क़यादत को कहा गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, तरदीद की कि उन्हें कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला। फिर यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने अपनी बहन से मिलने की बात नहीं कर रहे, वो बैरिस्टर सैफ से क्यों मिलना चाहते हैं। फिर बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर एक टैग है, पहले ही जब वो गंडापुर साहब के दौर में भी मुलाकातें करते रहे, बाद में भी करते रहे, कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम रसानी करते हैं। ऐसे मौके के ऊपर कि जिस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं आ सकती कि आया इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सैफ को मुलाकात के लिए बुलवाया या नहीं, इस किस्म की खबरें कहाँ से आईं, क्योंकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं, वाकई अडयाला जेल के ज़रा ये दावा कर रहे हैं हमारी मालूमात के मुताबिक भी कि इमरान खान साहब उनके दावे के मुताबिक बैरिस्टर सैफ से मुलाकात करना चाहते हैं। अब ज़रा इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट करके देखिए तो वो शख्सियत, वो शख्स इमरान खान कि जिसको अपने तई इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया था, वो शख्स जिसको पीपल्स पार्टी ने अपने तई पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया था, वो शख्स जिसको अपने तई मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया था, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो माइनस नहीं हुआ और तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, वो इमरान खान साहब से बात करने के लिए, इमरान खान साहब से मुफाहमत करने के लिए, इमरान खान साहब से NRO करने के लिए, इमरान खान साहब से डील करने के लिए तैयार हैं। और तीनों एक ही बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब उनके साथ मुफाहमत करें तो इमरान खान साहब के सियासी रास्ते, सियासी वापसी की जो राह है वो हमवार हो सकती है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपनी आफज़ रख रही है, मुस्लिम लीग नवाज इस हवाले से अपनी आफज़ रख रही है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से अपनी आफज़ रख रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो कि इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि जनाब मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस किया जाए। रात ही सुहेल वड़ाइच साहब भी एक जगह बैठकर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने जितने भी पैगामात इमरान खान साहब को भिजवाए, इमरान खान साहब का एक ही जवाब था कि आपसे बात होगी क्यों नहीं, आप हमारी फ़ौज हैं, लेकिन आप सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा मैंडेट हमें वापस करें,
ملک کے حکمران اس وقت جعلی ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور اب تو خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فارم 45 باہر نکل رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ملکی سطح پر نہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر 2024 کے الیکشن کا آڈٹ ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب آفر کر کے پاکستان تحریک انصاف کو تھک گئے، جو ہے وہ پھنس کے 2018 کا الیکشن کھلوانے کا انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف تیار ہوگی کہ حضور بالکل کھولیے پہلے 2018 کا الیکشن، اس کے بعد پھر 2024 کا بھی کھولیے۔ یہ تمام تر موجودہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ موجودہ چنتخب حکومت کسی قسم کا نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ اس کا اندازہ خود نون لیگ کی حکومت کو بھی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے جو پانی ہے اس کے اندر سکون لانے کے لیے اس وقت عمران خان صاحب سے بات کرنا از حد ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔